अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और ये है और खुशियां चेक करें आप इनकी। खैर, मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ पीएसएल का फाइनल है। शी इज वेरी हैप्पी, नॉट जस्ट बिकॉज़ इट्स फाइनल, बिकॉज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड इज नॉट देयर। अभी तक खुद छेड़ा है। आग जब लगती है तो धुआं उठता है, धुआं अभी तक उठ रहा है। खैर, इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या बिल्कुल ठीक है। एक बहुत ही जबरदस्त दिन का आगाज इंशाल्लाह हमारे साथ करने के लिए तैयार हैं। आज जुमेरात है और जुमेरात का मतलब ये भी होता है कि बहुत सारे काम रैप अप हो चुके हैं, वीक के बहुत सारे होने वाले हैं और दुआ करते हैं कि आपका दिन अगर अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ तो गुजर अच्छा जाए। हम कोशिश करेंगे इसको बेहतर करें अगले 2 घंटों के लिए। और बिल्कुल उसके लिए मौसम भी कुछ मेहरबान होने वाला है आज लाहौर में, और कुछ बारिश के हवाले से हमें गूगल ने बताया। इम्कानात हमें और कहीं से खबर नहीं, गूगल से हमने चेक किया कि आज बारिश के इम्कानात है, तो लिहाजा कुछ अच्छा वेदर एक्सपेक्टेड है लाहौर में, तो उसके लिए भी आप तैयार हैं और आपका दिन का आगाज अच्छा हो सकता है। एक दिन बाद छुट्टी भी है, फिर वीकेंड। वैसे लाहौर के मौसम का एक मसला है, बड़े अच्छे बादल बनते हैं लेकिन वो आंधी में निकल जाते हैं। हाँ वैसा, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे हवा चल जाए, थोड़ा अच्छी फील आ जाए तो अच्छा। हम जो कि डेली बेसिस पे एक तो हम पीएसएल का जिक्र करें, बड़ा मैच है, रात को पीएसएल का फाइनल है और हम वो फाइनल आपके साथ शेयर करेंगे। आई मीन उस पर डिस्कशन शेयर करेंगे शाम को जोश जगादे में। उस पर तो डिटेल में बात होगी कि ज़ल्मीज़ गोना विन या फिर आज ये मुल्तान सुल्तान जीतेगा जो कि पहली दफा गया है। इससे पहले हमारे पास पोल भी है, सो पोल दिखा दीजिएगा जी। आपकी राय हमें चाहिए, देखते हैं कि आज कितने लोग सही गेस। पीएसएल 6 का चैंपियन या फातेह कौन होगा? मुल्तान सुल्तान या पेशावर ज़ल्मी? आई एम फॉर मुल्तान। अच्छा, मैंने कहा 50-50। मिर्जा साहब ने 50-50। अच्छा, ये व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जी, आपने अपनी टीवी स्क्रीन पे ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, इस पे अपनी राय से आगाह करें और फिर हमें पता सेव कर लें और इस पे हमें अच्छी मीम्स ना भेजा करें, वीडियो कॉल्स भी ना क्या करें। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा एक छोटा सा जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे पानी के हवाले से, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले अप्रिशिएट किया था अपनी गवर्नमेंट को, अक्सर करते रहते हैं कि जी पहली दफा जो वाटर लेवल है अंडर सरफेस उसको कम होने से बचा लिया गया है और इसमें हुकूमत की बड़ी कोशिशें। अच्छी बात है, इस पर तो कोई तनकीदी पहलू हो ही नहीं सकता, ना हमें करना चाहिए। अच्छी बात है, अगर ऐसा है और नहीं है तो होना चाहिए। जो देखने वाले उनके लिए हम डिस्कस करते हैं कि कुछ लोग पानी वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, खासतौर पे सुबह के वक्त जब हम जा रहे होते हैं तो पहले सुस्ती हुई होती है, उठने का दिल नहीं कर रहा होता, फिर हम कभी नलका खोल के बैठ जाते हैं, कभी हम ब्रश करने लग जाते हैं, नलका चल रहा होता है, फिर उसके अलावा शावर लेने जा रहे हो तब भी इस तरह के मसाले होते हैं। तो पानी की वेस्टेज से थोड़ा परहेज करें। वैसे ये आदत बहुत सारे लोगों में थी, लेकिन मैंने इमरान ये आदत अपनी काफ़ी हद तक सुधारी है और मैं बहुत सारे लोगों को कहती भी हूँ अपने घर में कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना किया करें। तो लिहाजा आप सब भी जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करें, क्योंकि पानी हमने ही इस्तेमाल करना है, हमारी आने वाली जनरेशन से इस्तेमाल करना है, तो बेहतर है कि आप उसको अभी से बचाएं ताकि आगे जाके हमें मुश्किल पेश ना आए। इसी नोट पे मैं आपको ये भी बता दूं, आज मेरी कॉफ़ी बहुत अच्छी है। और इसी नोट पे हम हेडलाइंस देखते हैं और वापस आते हैं। दुश्मनों का पाकिस्तान के दिल पर बुज़दिलाना वार, 3 अफराद जाँ बहक, 21 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनक़िलाब पर मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गौर। आलमी दबाव काम कर गया, मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से नई दिल्ली में आज APC बुला ली। जानवरों, परिंदों और इंसानों की खिदमत का मरकज थर का तारीखी आश्रम देखिए आज सेगमेंट सफर है शर्त में। दुनिया मौसीकी के नामवर गुलकार उस्ताद रजा अली खान होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और उर्दू फिल्मों की शान अदाकार सुल्तान राही की 63वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। मौले नू मौला न मारे ते मौला नहीं मरता, ये सुल्तान राही साहब की मशहूर तरीन लाइन। आज 83वीं सालगिरह है, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। कल अफसोसनाक वाक़या हो गया। सुबह सुबह जी तो नहीं चाहता कि अफसोसनाक बातें की जाएं, लेकिन ओबियसली हमारे प्यारे पाकिस्तानी ज़ख्मी भी हुए, जाँ बहक भी हुए। कल पंजाब के दिल लाहौर शहर में दहशतगर्दी ने एक बार फिर अपना सर उठाया, दहशतगर्दों ने वार किया और गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाके जौहर टाउन में ये बम धमाका हुआ, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और कई पुलिस एहलकार, तकरीबन 21 अफराद पुलिस एहलकारों समेत इसमें ज़ख्मी भी हुए। चंद की हालत इस वक्त बताई जाती है कि तशवीशनाक है। जो इनिशियल रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसके मुताबिक
मुताबिक बम धमाके में 15 से 20 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। IG पंजाब पुलिस इनाम गनी के मुताबिक धमाके में हाई प्रोफाइल शख्सियत को टारगेट किया गया था। बिल्कुल, और इसमें बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने के भी खदशात हैं। ये बैरूनी हाथ कौन हो सकता है, उसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, वो हम सब जानते हैं, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अमरीकी फ़ौज का इनखला शुरू हो चुका है। तालिबान की पेशकदमी भी जारी है। ताजिकिस्तान के बॉर्डर का कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, जबकि वस्ती एशिया की सप्लाई लाइन भी काट दी गई है। अफगान फोर्सेस को पसपाई का सामना है, जिस पर सदर अशरफ गनी ने अफगान वजीर दिफा, दाखिला और आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है। अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया शशोपंच का शिकार है और सदर जो बाइडन ने अफगान सदर अशरफ गनी और अफगानिस्तान की आला कौमी मसलाहती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला को 25 जून को व्हाइट हाउस में तलब भी किया। बिल्कुल, और इस वक्त इमरान खान साहब ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस पर दी थी, इस पर भी बात करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बहरहाल हम अगर बात करें, पाकिस्तान को तशवीश भी और पाकिस्तान पर बड़े असरात पड़ते हैं इसके। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत अफगानिस्तान में क़याम अमन और पोलिटिकल सेटलमेंट के लिए मुतहरिक नज़र आती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दुनिया भर को खबरदार कर दिया है कि इस हवाले से इस वक्त अपनी तरजीहात और खदशात आलमी बरादरी देख ले कि अफगानिस्तान के हवाले से क्या है। और पाकिस्तान ने हमेशा से यही मौक़िफ़ रखा है कि वी ऑलवेज वांट अ पीसफुल लैंड एंड पीसफुल सेटलमेंट इन अफगानिस्तान। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ISI हेडक्वार्टर्स का प्राइम मिनिस्टर ने दौरा भी किया। ये विजुअल्स भी आपके सामने है। आला सतह का इजलास था जिसपे मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान और सीनियर वफाकी वज़रा शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब इसमें मौजूद थे। इजलास में वज़ीर आज़म को जो अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं और अफगानिस्तान से जो अमरीकी फ़ौज का इनखला, इसके तनाजुर में जो सूरत हाल बिल्ट हो रही है, इस पर उनको ब्रीफ किया गया। बिल्कुल, उसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी खत्ते में होने वाली तब्दीली से मुताल्लिक मुशावरत में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से उनके आज़रबाईजान और टर्की के दौरों को अहम करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने तुर्क वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की और अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ्त और सिक्योरिटी और दिफाई जो ताउन पर तबादला ख्याल भी किया। एक तरफ पाकिस्तान के इक़दाम हैं तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें, भारत अफगानिस्तान की सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ सोच रखने वाले किरदारों के हवाले से उससे राब्ते भी शुरू कर दिए और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब करने के भी दर पे है। FATF इजलास से पहले दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम को सबूदाज करने की भी कोशिश की गई और सूरत हाल पर हम सारी डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि अभी जो मामला है अफगानिस्तान के हवाले से अमरीकी फ़ौजों का जो इनखला है उसके पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है उस पर हम डिस्कशन। हमारे साथ ताहिर खान साहब मौजूद हैं। आप ख़ास तौर पर जो उमूर हैं और पाकिस्तान का जो इस खित्ते के अंदर मुख्तलिफ मामलात हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी इनफैक्ट समहाउ बड़ी गहरी निगाह इसके ऊपर रखते हैं, लिखते भी हैं और आप इनके तज्ज़िये भी सुनते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं और उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो अब इस सूरत हाल को किस जानिब जाता देख रहे हैं। साहब बहुत शुक्रिया, इट्स ग्रेट टू हैव यू अर्ली इन द मॉर्निंग। आपका तज्ज़िया हमेशा बड़ा हमारे लिए एक हेल्पफुल होता है सिचुएशन को समझने के लिए। इस वक्त जो वक्त आगे बढ़ रहा है, इस साल के अवाइल में लगता था कि शायद ये ऐसी सेटलमेंट होगी कि मामला बिल्कुल आसानी से या कम अज़ कम बेहतरी से इख्तिताम पजीर हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। हर आए दिन के साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं इस मामले के अंदर और पाकिस्तान वो मुल्क है जो अफगानिस्तान के बाद अफगानिस्तान की दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। आप इस सूरत हाल को ओवरऑल इसका क्या तज्ज़िया आपके माइंड में, फिर हम मज़ीद नुकात पे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, सलाम आपको, आपके नाजरीन को। सबसे पहले आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो आपका जो सवाल है कि मामलात क्यों पेचीदा हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो सबसे पहले अगर हम जाते हैं, कल भी जब मैंने खुद यही सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, इसका पहला हिस्सा मैंने तालिबान तर्जुमान से पूछा कि इतना तो लोगों का ख्याल नहीं था कि बावजूद तालिबान और अमेरिका के मुआहदे का और बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के शुरू होने का कि इतनी शदीद लड़ाई होगी, तालिबान मज़ीद कब्ज़ा करेंगे। तो उनको जो शिकायत है कि तालिबान का ये दावा है कि अमरीकियों ने और अफ़गान इदारे ने, हुकूमत ने उनके साथ जो दोहा मुआहदे में कुछ चीज़ें, कुछ वादे हुए हैं वो पूरे नहीं किए। लेकिन उसमें उसका इशारा ज़्यादा होता है कि दोहा के मुआहदे में ये लिखा है कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के शुरू होने के 3 महीने बाद तालिबान के तमाम कैदी रिहा हो जाएंगे। उसके तकरीबन तालिबान के अभी तक 7000 कैदी अभी जेलों में है। एक तो ये ठीक है। फिर उनसे वादा किया गया था कि वो उनके जो लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, उनके नाम अक़वाम मुत्तहिदा की जो पाबंदियों की फहरिस्त है उनसे निकाला जाएगा। और फिर उनको ये भी गिला शिकवा है कि अमरीकी कभी कभी उन पे माजी में हालिया महीनों में हमले भी करते रहे। तो बहरहाल एक बदएतमादी इस वक्त तक मौजूद है
और यही वजह है कि और उसने ये भी कहा कि मुआहदे में ये नहीं लिखा कि तालिबान मजीद इलाकों पे कब्जे नहीं करेंगे। तो ये तो एक तल्ख वो है। और अफगान हुकूमत भी हमले करते हैं, सिर्फ तालिबान वाली बात नहीं है कि तालिबान सिर्फ हमले करते हैं। तो शिद्दत आ गई है। दूसरी बदकिस्मती ये है कि 10वां महीना है बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात का, 12 सितंबर को शुरू हुए थे और 10 महीने में दोनों फरीकों ने अभी तक एजेंडे पर भी, मुज़ाकरात का जो एक रस्मी एजेंडा होता है उस पर भी इत्तेफाक नहीं किया। और उसमें वजूहात ये है कि दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। तालिबान इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, अफगान हुकूमत का ये है कि वो इस निज़ाम में शामिल हो जाए मौजूदा में। और अशरफ गनी साहब इस वक्त तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि मुआहदे में लिखा है और ये दुरुस्त है कि एक नई हुकूमत इस्लामी होगी, इस्लामी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो। तो बहरहाल ये पेचीदगियाँ हैं कि इसकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ रहे। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था वो अहम है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, कि जो मुतासिर होंगे पाकिस्तान, उसका सबसे इसलिए मुतासिर होगा कि पाकिस्तान के 2600 किलोमीटर सरहद है। पाकिस्तान, जिस तरह वज़ीर ख़ारिजा बार बार कहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान पे मुहाजिरीन का दोबारा एक बर्डन, एक बोझ, उसमें दोबारा पाकिस्तान उसका तो बहरहाल पाकिस्तान बराह रास्त मुतासिर होने वाले ममालिक में है। और हर लिहाज से, न सिर्फ इंसानी अगर मसला होता है बल्कि हर लिहाज से पाकिस्तान का, अब देखो ना, पूरी दुनिया ने मुहाजिरीन को छोड़ दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त भी 20 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन है, जिसमें जी ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान इससे मुतासिर हो सकता है। मैं थोड़ा सा रेफर करूंगा आपको वज़ीर आज़म के मौजूदा एक रिसेंट इंटरव्यू की जानिब, आपने देखा भी होगा, जिसमें उन्होंने इसी खदशे का इजहार किया। और जब उनसे साफ़ी ने पूछा कि आप क्या समझते हैं इसका हल क्या हो सकता था, तो उन्होंने कहा था देयर कुड बी अ पीसफुल सेटलमेंट, या एक ऐसी हुकूमत का क़याम जो कि दोनों की रजामंदी से हो और कम अज़ कम उससे ब्लड शेड ना हो। अब इसमें एक नुकता बड़ा दिलचस्प पैदा होता है ताहिर साहब। वो नुकता ये है कि एक जानिब आपने अफगान हुकूमत की भी बात कर दी, अशरफ गनी साहब इज़ एक्टिंग अ बिट स्टबर्न कि वो कहते हैं कि मैं अवामी नुमाइंदा हूं, और तालिबान कहते हैं कि जी हमारी अवामी नुमाइंदगी ज़्यादा है और उनका कब्जा भी बहुत जगहों पे, और समहाउ पावर भी उन्हीं के पास है इस वक्त हम अगर देखें। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका का फिर रोल क्या बनता है? जंग तो अमेरिका ने करके देख ली, आप नहीं समझते कि अमेरिका का एक रोल ऐसा, वो आपने कहा ना कि कुछ स्टेप बैक नहीं कर रहा, तो समहाउ अमेरिका का एक रोल बनता है कि वो स्टेप बैक करे और सेटल करके जाए मामलात को, जो वो नहीं कर रहा। इस पर ज़रा अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अमेरिका की अगर हम हालिया तारीख देखें तो अमेरिका अपने मफादात को देखता है। आपको याद होगा, मुख्तसर बताता हूं, कि जब आखिरी रूसी फौजी अफगानिस्तान से निकल गया था, पाकिस्तान उसी जिहाद का उस वक्त बहुत एक अहम हिस्सा थे, लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले वार किस पे किया था? पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे भी रोक लिए, पाकिस्तान पे पाबंदियां भी लगाई, बल्कि पाकिस्तान से मज़ाक़ाखेज़ जो एक रवैया था कि जो पैसे पाकिस्तान ने F-16 तैयारों के लिए दिए थे, पाकिस्तान से कहा गया कि पैसे वापस नहीं देंगे, आप इसके बदले में गंदम ले। आप देखें अमेरिका ने जो मुआहिदा तालिबान से किया उसमें 4 नुकात है। 2 नुकात अमेरिका से मुतालिक है कि फौजी जाएंगे और तालिबान उसके बदले में जमानत देंगे कि अफगानिस्तान आइंदा अमेरिका या किसी उसके इत्तेहादी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। ये 2 थे। जो 2 दीगर थे, जंग बंदी और इस तरह के बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात, उन्होंने वो अफगानों पे छोड़ दिए हैं। अमेरिका, जिस तरह कल इमरान खान साहब ने एक लिहाज से गिला भी उसी किसी इंटरव्यू में किया है, जो खाली इंटरव्यू था, कि सदर जो बाइडन ने अभी तक पाकिस्तान से सवाल था, ये मेरा अगला सवाल था जी, उन्होंने कंसर्न शो किया। जी, आपको याद होगा मुज़ाकरात जब शुरू हुए थे 2018 अक्टूबर में, तो तालिबान की, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान का उसमें बहुत अहम रोल था। तालिबान उस वक्त नहीं बैठ रहे थे, अमेरिका भी नहीं बैठ रहा था। पाकिस्तान ने कन्विंस किया कि सियासी हल के लिए चला जाए। आपको याद होगा जब सदर ट्रंप ने, साबिक सदर ने एक तरफा तौर पे मुज़ाकरात मुअत्तल किए थे, एक अमरीकी मराठा हमला हुआ था काबुल में, तो फिर अमेरिका फंस गया था कि अब क्या किया जाए। तो जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गए थे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में, तो उस वक्त अमरीकियों ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि मुज़ाकरात हम दोबारा चाहते कि शुरू हो जाए। तो क्या हुआ? इमरान खान ने वादा भी किया और फिर बाद में तालिबान को दावत दी और ज़ल्मे खलीलज़ाद भी यहाँ है, गैर रस्मी मुलाकात यहाँ हुई और फिर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए और मुआहिदा भी हुआ।
अमेरिका अपने मफाद को देखता है। और अभी शाह महमूद कुरैशी की ब्रीफिंग थी चंद दिन पहले, उसने कहा कि अमरीकियों के लिए इस वक्त सबसे अहम मसला है कि उनके फौजी कैसे महफूज अफगानिस्तान से निकल जाए। तो अमेरिका को अगर कल उसको दोबारा तकलीफ होती है तो फिर सदर बाइडन इमरान खान साहब को फोन भी करेंगे, फिर अमरीकी यहाँ आए भी। ये अभी तक ये जो ताहिर खान साहब एंड पे इस पे भी बात कर लीजिए, ये जो रवैया रहा है जो बाइडन का, पाकिस्तान सबसे अहम मुल्क है इस सारे मामले के अंदर। निगोशिएशंस की हम बात करते हैं, जियोग्राफिकल डायमेंशंस की हम बात करते हैं और ज़रूरियात की बात करते हैं अमरीकी, लेकिन अगर अमरीकी सदर जिनको कई महीने हो गए चार्ज संभाले हुए, उन्होंने अभी तक एक कॉल तक नहीं की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को या इनसे रब्ता नहीं हुआ, इस रवैये को हम क्या समझें? क्या वो यही समझते हैं कि कैजुअली जब चाहेंगे पाकिस्तान हमारे लिए इस्तेमाल हो जाएगा, एक डायरेक्टर उठ के बयान दे देगा उनका और ये जो अड्डे वाला मामला है दुनिया के सामने आ जाएगा कि जी पाकिस्तान इज डन विद इट? या फिर आपको लगता है कि ये भी किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो बाइडन की? इस पे जो बाइडन जो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता नहीं कर रहा, अमेरिका के अंदर भी इस पे अब तनकीद शुरू हुई है। लिंडजी ग्राहम जो सेनेटर है अमेरिका का बहुत ज्यादा मुअस्सर, उसने भी तनकीद की है। हाँ। आपको याद होगा 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया के लिए और अफगानिस्तान के लिए पॉलिसी का ऐलान किया था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की मजम्मत की थी, पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया था, हत्ता कि भारत का अफगानिस्तान के रोल को अप्रिशिएट किया था, उसकी तारीफ की थी। फिर 2018 में जब 1 जनवरी को सदर ट्रंप की ट्वीट आई थी, आपको याद होगा, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा एहतजाज भी किया था, उसमें भी पाकिस्तान। लेकिन जब अमेरिका को जरूरत पड़ी कि अब मुज़ाकरात शुरू करने हैं 2018 अक्टूबर में, तो फिर पाकिस्तान को रुजू किया। और ये तारीख का हिस्सा है कि सदर ट्रंप ने 1 साल में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से 1 साल में 3 मुलाकातें की है। शायद ये किसी भी, क्योंकि अमेरिका को उस वक्त जरूरत पाकिस्तान की थी। और आपको याद होगा अभी जो हालिया इंटरव्यू ज़ल्मे खलीलजाद का, अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी का, जर्मन मैगजीन को आया था, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो करना था हमारे साथ मदद, वो पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया है। ये बात दुरुस्त बात है। इस वक्त मामला हमारा नहीं है, इस वक्त मामला है अफगानों का। बैनुल अफगानी मुज़ाकरात अफगानों तक महदूद है, वो अपना फैसला खुद करे, पाकिस्तान को उसमें रोल नहीं बनता। अमेरिका को कल भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें भी, पाकिस्तान को भी सोचना है कि आया हम अमेरिका के कहने पे सब कुछ करेंगे, अपने मफादात उसके पीछे करें, ये सोच यहाँ भी चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा ऐसा टेक्निकली ऐसा टॉपिक है कि इस पे कई देर बात हो सकती है, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने कम वक्त के अंदर अपना तज़िया हमारे सामने रखा। ताहिर खान साहब पाकिस्तान अफगानिस्तान मामले के ऊपर हमसे बात कर रहे थे। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है आज। तो आज मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के हवाले से बिलाखिर नई दिल्ली में APC बुलाई गई है। बड़ी डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि इससे पहले तो भारत इस पर बात ही नहीं करना चाहता था। बात करने का मतलब यह है कि उन्होंने मान लिया कि कश्मीर एक मसला है, एक तस्फिया तलब मसला है, जिसको पहले वो नहीं मानते थे। जिसमें मकबूजा कश्मीर की आज की अगर APC की बात करें तो अब भारत नवाज सियासी जमातों को दावत दी गई है। 5 अगस्त 2019 में आपको याद होगा मकबूजा कश्मीर की जो आईनी हैसियत है उसको खत्म करने के बाद मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के 4 साबिक वज़राए आला और हुर्रियत क़यादत को जेलों में बंद किया था, घरों में महसूर कर दिया था। भारत के इन गैर आईनी इक़दामात के बाद ये पहली मरतबा है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भारत नवाज सियासी जमातें ही बुलाई गई हैं, उनको टेबल पर बिठाया जा रहा है। बिल्कुल, साथ साथ बात करें, मोदी सरकार ने APC का कोई खास एजेंडा तो जाहिर नहीं किया, लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बरादरी के दबाव के बाद भारत मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत और वहाँ की मौजूदा सूरत हाल पर APC बुलाने पर मजबूर हुआ है। दूसरी जानिब बात की जाए कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की, तो उन्होंने APC को नरेंद्र मोदी की भोंडी चाल करार देते हुए वाज़ेह किया है कि भारत कश्मीरियों के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहा है और ये APC इसी साजिश का एक हिस्सा है। तकरीबन 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 में हमने बात किया, भारत ने गैर आईनी जो उस मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया था और अब 2 साल गुजरने के बाद आज भी मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है। 80 लाख कश्मीरियों पर 9 लाख भारतीय फौजी मुसल्लत हैं, जिंदगी मफलूज है, मईशत तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान भारत के इस इक़दाम के खिलाफ आलमी सतह पर मुसलसल आवाज़ उठा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद को वकील कहा था कश्मीरियों का, अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीरियों की वकालत की है। इस हवाले से काफ़ी वोकल रहे हैं, शायद किसी भी इससे पहले पाकिस्तान की लीडरशिप से ज़्यादा इमरान खान साहब इस पर वोकल रहे हैं, लेकिन उसका अब तक कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ है। ये भी अपनी जानिब एक हकीकत मौजूद है। भारत ने एक कर्फ्यू
कर्फ्यू की सी सूरत हाल लगाई है, फिर कश्मीर के अंदर कोरोना को जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया, खबरें नहीं आने दी गई, इस वक्त भी एक ओपन जेल की है कश्मीर के अंदर। और जैसा कि अमला ने बताया 88 मिलियन इस वक्त जो कश्मीरीज हैं, हर 9 कश्मीरियों के ऊपर एक फौजी तैनात है। ये किसी भी रियासत में नहीं होता है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार फॉर्मर एडिटर हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट की BBC की, और उसके अलावा लिखती भी हैं मुख्तलिफ जरीदों के अंदर, सीनियर तज्जियाकार हैं नईमा अहमद महजूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा हम बात करते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या राय रखती हैं। नईमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये दिन बड़ा अहम है, कश्मीरियों को आज के दिन से कोई उम्मीद रखनी चाहिए, और पाकिस्तानियों को भी जिस तरह सूरत हाल बिल्ट हुई है दुनिया भर के अंदर, एक प्रेशर तो बहरहाल आया है, क्या उम्मीद रखें आज की APC से हम? जी देखिए, असल में भारतीय सरकार को, खास तौर से जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी को, उनको एहसास हो गया है कि जो उन्होंने इक़दाम उठाया था 5 अगस्त 2019 को, वो सही साबित नहीं हुआ है और कश्मीर में कुछ नहीं बदला। कश्मीर में सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है, और कश्मीर में ही नहीं बल्कि इसका असर पूरे हिंदुस्तान पे पड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि आज मैं इतनी ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रखती हूँ। हाँ, ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो ख़त्म हो गई थी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, उनके साथ आज एक अंडरस्टैंडिंग दोबारा शुरू करनी है, ताकि जो ये डिलिमिटेशन कर रहे हैं या रियासत में इंतखाब करवाने का जो सोच रहे हैं, जिसपे काफी दबाव भी है कि वहाँ पे जमहूरी अमल खत्म हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा आज रखना चाहिए कि स्टेटहुड वापस मिलेगा और यूनियन टेरिटरी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि आर्टिकल 370 या 35A को अभी बदला जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार अभी इसके लिए तैयार है। हो सकता है कि इसके लिए जमीन हमवार की जा रही है और आज उसका पहला कदम है। ठीक हो गया। नहीं, वैसे जिस तरह से अभी खुद भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है कश्मीर के लिए, कश्मीर के इस इशू के हवाले से अब आलमी दबाव भी आया है, जिससे भी आप भी अपनी कन्वर्सेशन में कह रही थी। क्या लगता है जिस तरह से मुर्रियत रहनुमाओं की बात करें, वो तो इसको एक साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं कि APC महज एक साजिश है, ये दुनिया को एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है। क्या हम इसको एक एस्पेक्ट ये समझ सकते हैं या कि पाकिस्तान ने जो प्रेशर बढ़ाया उस वजह से भी ये मजबूर हुए, या दूसरी तरफ ये वाकई किसी साजिश का हिस्सा है जो मोदी सरकार ने इस स्टेप लेने पर ये आई है एट द एंड ऑफ द डे? देखिए, आलमी दबाव भी है, और जो पाकिस्तान ने इस पे जो आलमी सतह पे एक प्रेशर माउंट किया है, और जिसमें जो कुछ मुल्क भी शामिल हुए हैं, वो चाहे आप UAE ले, सऊदी ले, अमेरिका लें, या चीन की तरफ से भी काफ़ी इसमें दबाव पड़ रहा है भारत की सरकार पे, क्योंकि जो लद्दाख की सूरत हाल है जहाँ पे चीन पहले ही अंदर घुस आया है। एक तो वो है, दूसरा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से पहली बार इंटरनेशनल सतह पे इस पे काम किया है, जो पहले नहीं हुआ था, और पाकिस्तान ने डायलॉग पे ज्यादा जोर दिया है, और क्योंकि कश्मीरी भी इस वक्त समझ रहे हैं कि बंदूक से कोई मसला हल नहीं होगा, लेकिन हमें आलमी सतह पे इस पे दबाव बढ़ाना होगा, जिसका असर डेफिनेटली निकलेगा। और मुझे लगता है कि यही वो दबाव है जिसकी वजह से भारत की सरकार पहले मेन स्ट्रीम को, और हो सकता है कि आइंदा जो है सेपरेटिस्ट लीडरशिप को भी बुलाएगी, लेकिन भारत हमेशा मैनेज और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने अपने मेन स्ट्रीम पार्टीज को चुना है। अभी देखना है कि जो सेपरेटिस्ट लीडरशिप है उनके साथ किस तरह का ताल्लुक कायम होता है, होता भी है या नहीं। ठीक है, ये जिस तरीके से आपने कहा कि अभी जो दीगर सेपरेट लीडरशिप है उसको नहीं बुलाया गया या उसको नहीं मदऊ किया गया, लेकिन ये जो 370 का मौक़िफ़ है, ये सभी रहनुमाओं का, सभी कश्मीरी लीडरशिप का एक ही है, जो स्पेशल स्टेटस के ऊपर है। आपको याद होगा इस पे उनके अपने जो कठपुतली वज़राए आला रह चुके हैं उनको नज़रबंद किया गया, उनके बच्चे बड़े वोकल रहे जो कि लिखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो इसका मतलब ये कि ये रेजिस्टेंस इंडिया के सामने रही है, चाहे वो जमातें भारत नवाज हों या फिर हुर्रियत जमातें हों। तो इस पर अब अल्टीमेटली जब बात हो रही है, तो हम अगर कश्मीर के मसले के मुकम्मल हल की बात ना भी करें, तो कम अज़ कम ये हमें ज़रूर नज़र आता है कि 370 को डिस्कस ज़रूर किया जा रहा है, एड्रेस ज़रूर किया जा रहा है। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है भारत सरकार के लिए, क्योंकि भारत पे भी दबाव है। पाकिस्तान ने भी इसकी एक कंडीशन रखी है कि पाकिस्तान भी बाज़ाब्ता डायलॉग प्रोसेस शुरू करेगा हिंदुस्तान के साथ,
जब 5 अगस्त 2019 वाला डिसीजन वापस लिया जाएगा, जिसमें रियासत की अंदरूनी खुदमुख्तारी यूनियन टेरिटरी को हटाना और इसके जो अपना आईन है, इसका फ्लैग है, उसको वापस करना है। तो मैं समझती हूँ कि अभी ये पहला मरहला है, लेकिन अंदर से जो बातें हो रही है, जो कुछ फीलिंग्स आ रही है, तो अंदरूनी खुदमुख्तारी को किसी नई शक्ल में, हो सकता है कि पुरानी शक्ल में नहीं, नई शक्ल में आइंदा जो है उसको शुरू करेंगे। नईमा साहिबा, एक बड़ा अहम इसमें नुक्ता, आखिरी सवाल मेरा, कि इसमें बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जैसे इंडियंस को डोमिसाइल का हक देना, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीदना, भारतीय पंडितों को आबाद करना, आबादी के तनासुब को तब्दील करना, और ऐसे इक़दाम भारत ने शुरू कर दिए थे फ़ौरन ही, और इस मामले को अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो इस 2 साल के अरसे के अंदर आपको कहीं ये खदशा तो नहीं, बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग एनालिस्ट, कि जो तब्दीलियाँ भारत चाहता था आबादी के तनासुब में वो कर चुका है, और उसके बाद अगर इसको खुदा न खास्ता रिवोक भी किया जाता है तो आने वाले वक्त में प्लेबिसिट के अंदर कुछ डिफरेंट नताइज सामने आ सकते हैं, भारत अपने मतलूबा नताइज ले सकता है। ऐसी सूरत हाल कोई तो नहीं बनाई गई इन दिनों में? मुझे लगता है कि प्रोसेस बहुत हद तक शुरू हो चुका है और कई लाख जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी लोगों को इजरा की गई हैं, बाहर के लोगों को, और बहुत सारे इक़दाम जो रिक्रूटमेंट लॉज हैं, बाहर से लोगों को लाना, वहाँ पे बसाना, ये प्रोसेस एक शुरू हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से जो भारत पे दबाव अभी रिसेंटली पड़ा है कि इसको ख़त्म करें, इसको बंद करें, और उस वक्त से हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से इस प्रोसेस को बंद किया गया है, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी बंद थे उनको भी वहाँ रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो एक आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये प्रोसेस शुरू किया गया है। ठीक है, और जी ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नईमा साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से तज्जिया भी दिया। आज हम APC भारत में जिससे मोदी सरकार करने पर मजबूर हुई है उसके हवाले से हम डिस्कशन करी थी। सीनियर जर्नलिस्ट नईमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोविड के हवाले से। तो मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में गैर मामूली कमी देखने में आ रही है। मस्बत केसेस और अमवात की जो शरह है वो गुज़श्ता 8 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। इसके बावजूद पाबंदियों का सिलसिला जारी है। कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से बात करें तो उनके औकात और 1 दिन की पाबंदी अभी तक जारी है। रेस्टोरेंट पर इंडोर डाइनिंग और इंडोर शादियों पर भी पाबंदी बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें वैक्सीन के हवाले से तो गवर्नमेंट की जानिब से चीनी वैक्सीन की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है। और उसके साथ साथ खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तानी माहिरीन ने पाकवैक वैक्सीन की दूसरी खेप कामयाबी से तैयार कर ली है। ड्राफ्ट की इजाजत के बाद पाकवैक वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। NCOC ने वैक्सीन की किल्लत का एतराफ़ किया और कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए हुकूमत जो हिकमत अमली है हुकूमत ने वो तब्दील की है, और चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की दूसरी डोज अब 3 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते के बाद लगेगी। इसके साथ एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की किल्लत बदस्तूर जारी है। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और वो वैक्सीन के लिए धक्के खाने पर मजबूर है। कई शहरों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके साथ जिल्लत आमेज़ रवैया देखने में आया है। हमने आपको दिखाया भी था अपने शोज़ में। उन्होंने एहतजाज किया है लेकिन एहतजाज का फ़ायदा नहीं हुआ। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों का या ख्वाहिशमंद शहरियों का कहना है कि वैक्सीन नहीं मिल रही, वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, वीज़े दोबारा कैसे लगेंगे, जिसके बायस हमारी नौकरियाँ ख़तरे में पड़ गई हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद से बात करते हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं, उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब, बिग मिसमैनेजमेंट मुसलसल हमने पॉइंट आउट तो किया, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, पहले बैरून मुल्क में पाकिस्तानियों को लिया नहीं जाता, बहुत बड़ी तादाद में वापस भेज दिया जाता है, और अभी जो पाकिस्तानी हमारे बाहर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं वो इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर वैक्सीनेशन की मुद्दत के हवाले से पहली डोज लगाते हुए कहेंगे कि 3 हफ्ते बाद आइएगा, और जब 1 हफ्ता गुजरेगा तो फिर वैक्सीन न होने की वजह से कहेंगे कोई बात नहीं 3 हफ्ते और भी बढ़ा दे तो मसला नहीं है। ये तो ट्रस्ट फैक्टर को बहुत बुरी तरह से डैमेज करी है चीज़। यह क्या कर रहे हैं हम? इट्स अ बिग मिसमैनेजमेंट। नहीं देखें जी, मैं आपके साथ एग्री नहीं करूंगी। आपने मुझसे 2 सवाल किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो गैप जो बढ़ाया गया है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखें, कोई डिसीजन भी जो है वो साइंटिफिक बेस्ड जब तक ना हो, हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो है वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेती, क्योंकि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हमारे पास लोगों को एक इफेक्टिव वैक्सीन और एक इफेक्टिव इम्यूनिटी जो डेवलप हमने करानी है अपनी पॉपुलेशन में, जाहिर है गवर्नमेंट का वो फोरमोस्ट इंटरेस्ट है। तो इस वक्त दुनिया में चूंकि ये वैक्सीन पहली दफा आई थी और इसके ऊपर रिसर्चेस जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इवॉल्व कर रहा है डेटा जो है। तो इस वक्त जो लेटेस्ट डेटा जो हमारे पास आया है क्लिनिकल ट्रायल्स का, और ये जो वैक्सीन जो पूरी
पूरी दुनिया में अब मिलियंस की तादाद में इस्तेमाल हो चुकी हुई है, उसके लिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये जो वैक्सीन को हम डिले करते हैं इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत सारे एविडेंस। कतई कलामी की माज़रत डॉक्टर साहबा, एक तो ये बातें पहले बताई जाती हैं, उस वक्त नहीं बताई जाती जब वैक्सीन खत्म हो जाए, हमारे पास वैक्सीन ना हो तो उस वक्त नहीं कहा जाता कि जी साइंटिफिक रीजंस हैं। फिर अगर आपको पता है साइंटिफिक रीजंस हैं भी तो मुल्क की आबादी कितनी पढ़ी लिखी है जो उन साइंटिफिक रीजंस को मानेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये मनाजिर ज़रा दोबारा दिखाइए जो आप दिखा रहे थे। ये ऐसे मनाजिर, दिलखराश मनाजिर हैं हमारे पाकिस्तानी, जो कि बेचारे, ये चेक कीजिए पंजाब पुलिस के जवान कैसे धक्के मार रहे हैं, कैसी तजलील कर रहे हैं लोगों की, और ये आपके वैक्सीनेशन सेंटर्स के मनाजिर हैं। एक फुटेज अभी आपको नजर आएगी जिसमें लोग इस्लामाबाद की मेन शाहराह पे खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं दी जा रही। तो ये कितनी बड़ी मिसमैनेजमेंट है, कितना बड़ा डिस्ट्रस्ट है जो हुकूमत की तरफ से किया जाए, इसको कहीं एड्रेस नहीं किया जा रहा। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न डॉक्टर साहिबा। जी देखें, बिल्कुल एड्रेस किया जा रहा है और इसके ऊपर बहुत क्लोजली जो है सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। और जो वैक्सीन की सिर्फ 2 दिन के लिए एक थोड़ी सी शॉर्टेज आई थी, और वो आपको पता है कि चूंकि वॉक इन वैक्सीनेशन खोली गई थी तो एक अनप्रेडिक्टेबल अमाउंट में, विच इज़ खुशाइन तरीके से एक अच्छी बात भी है कि बहुत बड़ी तादाद में टर्न आउट हो गया था। तो इस वक्त बिल्कुल वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। और जो आप बाहर के ट्रेवलर्स की बात कर रहे हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सवाए एक शायद सऊदी अरेबिया के साथ हमारी अभी निगोशिएशंस चल रही हैं कि वो हमारी वैक्सीन को एक्सेप्ट करे। बाकी जो चाइनीज वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई है वही सारी वैक्सीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस्तेमाल हुई है, और वहां पर ये वैक्सीन टोटली एक्सेप्टेबल है क्योंकि वहां पर खुद उन लोगों ने भी यही चाइनीज वैक्सीन इस्तेमाल की है। दूसरी बात ये कि आपको इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये ट्रेवल सैंक्शन लगाई हो कि आपने एस्ट्राजेनेका या फाइजर लगाई होगी तो हम आपको अपने मुल्क में आने देंगे। सिर्फ शर्त यह है कि आप किसी मुल्क में भी ट्रेवल कर सकते हैं इस वक्त, मगर आपके पास अपना कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उस मुल्क में जाके आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का सिर्फ ये एडवांटेज है कि आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। एंट्री आपकी किसी भी, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई यूरोपियन कंट्री हो, कहीं पर भी आपकी एंट्री बैन नहीं है। सिर्फ कंडीशन है क्वारंटीन की, और वैक्सीन जो लोग लगवाना चाहते हैं वो इसलिए ताकि उनको उस क्वारंटीन के अमल से ना गुजरे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो हमने अभी किल्लत के हवाले से बात की, आपने इसको एड्रेस तो किया कि आप लोगों ने उसको केटर कर लिया है और जितने लोग हैं। अच्छा, मजीद जो डोजेज आई हैं हम उसके हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, जो खेप पाकिस्तान में आई है और जो तैयार की जा रही है, ताकि ऑब्वियसली हमने जब आपसे पहले दिन से डिस्कशन शुरू की थी हमने यही बात की थी कि लोगों का ट्रस्ट डेवलप करना वैक्सीन के हवाले से इट्स वेरी डिफिकल्ट। और हम आपको पॉइंट आउट भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मामला जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ऑब्वियसली एक जो कह लें आपने एक नेशन को इतनी मुश्किल से कन्विंस किया और उसके बाद आपको इस तरह का वाकया हो तो फिर ऑब्वियसली एक ट्रस्ट डेवलपमेंट होने में थोड़ी दुश्वारी हो जाती है। तो जो ओवरऑल मजीद आई हैं वैक्सीन उनके हवाले से भी बता दें और वो किस तरह से अवेलेबिलिटी उनकी यकीनी बनाई जाएगी, इसको भी क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल संडे को हमारे पास तकरीबन 15.5 लाख डोजेस साइनोवैक की पहुंच गई थी। उसके बाद ट्यूसडे को मजीद हमारे पास 20 लाख डोजेस पहुंच गई, और ये जो आने वाला हफ्ता है, जून का आखिरी हफ्ता है, इसके अंदर मजीद हमारे पास 25 से 30 मिलियन डोजेस जो हैं वो पहुंच जाएंगी। उसके अलावा जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है पाकवैक के नाम से, उसकी इस महीने जून के महीने में 10 लाख डोजेस प्रोड्यूस की गई हैं, और आने वाले जितने महीने जुलाई ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला इसकी कैपेसिटी 30 लाख डोजेस पर मंथ पे चली जाएगी। और ये वो वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज है, यानी कि 30 लाख बनी है तो 30 लाख लोगों को ही लगेगी। तो बिल्कुल हमारी देखें इस वक्त पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत बड़ा इशू है, और हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है कि हम जल्द से जल्द और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करें। आप लोग हुकूमत को ट्रस्ट करें, ये कोई मिसमैनेज हुई है, ये कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती है बिकॉज अदर कंट्रीज वी आर नॉट अ वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री। लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल चीजें तो हो जाएं, लेकिन अपने पुलिस वाले या एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम ये हिदायत तो जारी करें कि लोगों की तस्दील तो ना करें अगर लोग आए गए। जी, वो अफसोसनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मैं समझती हूँ कि लोकल इंतजामिया को अपना बिहेवियर जो है वो बेहतर करना चाहिए। उसको बस ऑब्वियसली वही बात है कि जब पब्लिक इस तरह से टर्न आउट अच्छा आ रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि लोग निकल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और फिर इस तरह से रवैयों से ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन उसके साथ डॉक्टर साहिबा जिस तरह से अभी हमने बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की बात की, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, चाहे वो वैक्सीन की एक डोज लगी है, दूसरी अभी अवेलेबल उस तरह से नहीं हुई है, जो भी मामलात हैं, तो उनके लिए क्या प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ इंतजाम किए गए हैं? ऑब्वियसली वो उनकी बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे हैं, वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वैक्सीनेशन के बगैर जा नहीं सकते, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी तैयार और छोटे शहरों वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ज़रा, क्योंकि वो बड़े शहरों में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक रश बढ़ रहा है वहाँ पे।
देखें, बाहर जाने वालों के लिए बिल्कुल स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और अभी कल आपको डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि हमने ये फाइजर की अभी जो हमारे पास 1 लाख डोजेज आई थी, ये तो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आई थी और वो कंडीशनल थी क्योंकि वो हमें एज अ ग्रांट मिली है। तो उन्होंने हमारे साथ ये कंडीशन रखी थी कि ये आपने हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लोगों के ऊपर इस्तेमाल करनी है, कैंसर के पेशेंट्स, लिवर के, किडनी के जो पेशेंट्स हैं जिनकी हेल्थ इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, तो इसलिए वो हम बाउंड थे कि ये वाली हमने उन्हीं हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लोगों के ऊपर इस्तेमाल करनी है। मगर जिस तरह से अभी कल डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि हमने 13 मिलियन डोजेज फाइजर की जो है उसका एग्रीमेंट फाइनल कर लिया है और आपको पता है कि इस बजट में $1.1 बिलियन जो है वो वैक्सीन परचेज के लिए रखे गए हैं। डॉक्टर साहब जवाब दे दीजिएगा, ब्रेक पे जाना हमने, कि अब तक जितनी वैक्सीन पाकिस्तान में आ चुकी है ये अगले कितने दिन तक हमें काफी होगी? ये इस तरह की सूरत हाल हम नहीं देख पाएंगे। कितने दिन का इंतजाम है दिन के हिसाब से, हम अगर टर्न आउट को देखते हुए बात करें? देखिए, हम लोगों की जो मैक्सिमम टर्न आउट एक दिन में हुआ है वो 4 लाख के करीब हुआ है और अभी मैंने आपको जो वैक्सीन की तादाद बताई है कि 15 लाख और फिर 20 लाख और फिर मजीद 25 लाख, तो ये मैं समझती हूँ कि ये आने वाले 10 दिन के लिए जो है ये हमारे लिए काफ़ी होगी और मीनवाइल जुलाई में हमारे पास मजीद कंसाइनमेंट्स भी पहुँचती जाएगी। ये ऑनगोइंग पाइपलाइन में सब कंसाइनमेंट्स मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी और वैक्सीन के हवाले से जो भी मामला उन्होंने एड्रेस किया, ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से जिस तरह से कोविड की सिचुएशन को बेहतर तौर पर हैंडल किया है, वैक्सीनेशन के हवाले से भी कोशिश पूरी है। लोग कह रहे होंगे हमें कि आपके कहने पर वैक्सीन लगवाने गए थे उधर डंडे पड़ गए। नहीं, कोई बात नहीं, आपने फिर भी वैक्सीन लगवानी है, अपना ख्याल रखें और घबराना नहीं है। इसी नोट पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ इंसान के हवाले से, ऐसे इंसानों के हवाले से जो कि जब कुछ करने का सोचते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो कर जाते हैं, चाहे मकसद कितना भी बड़ा हो, आपकी कोशिश आपको उस मंजिल तक ले जाती है। इसी तरीके से आज हमारे साथ एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी, एज़ यूजुअल अपनी तारीख को बरकरार रखते हुए हमने उनको बुलाया अपने प्रोग्राम में, जिनका ताल्लुक गुजरात से है, पाकिस्तान के और पंजाब के शहर से, और उन्होंने वसाइल की कमी के बावजूद आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों को मनवाया है। हम अस्मा तारिक की बात कर रहे हैं जो कौमी और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर समाजी और तरक्याती मसाइल पर 300 से ज़ायद मज़ामीन लिख चुकी हैं। बिल्कुल, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पाकिस्तान लीडरशिप स्कूल के नाम से चला रही हैं जिसमें ऑनलाइन क्लासरूम के जरिए पूरे पाकिस्तान में से 1000 से ज़ायद तलबा को तरबियत दी जा रही है। उसके साथ साथ अस्मा ने रोहिंग्या के जो पनाह गुज़ीर हैं उनके लिए एक ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासरूम भी शुरू किया है जहाँ पर 200 से ज़ायद अफराद को बुनियादी तौर पर जो कह लें डिजिटली एजुकेशन फराहम की जाती है। अस्मा ने सबसे बड़े जो बैनुल-अक़वामी बरादरी स्टार्टअप ग्राइंड की तरफ से बेल अवार्ड भी जीता है और 21 अप्रैल में वो ओंटारियो की वजारत से इंस्ट्रक्टर की हैसियत से भी पहचानी गई। और आज इस वक्त अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मा को वेलकम करेंगे। अस्मा, थैंक यू सो मच एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अस्मा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने इतनी सारी अचीवमेंट की कैसे, आपको आइडिया कैसे आया, आपने क्या पढ़ा और फिर उसको किस तरह से आपने ये आइडिया को डेवलप किया कि आपको ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चों को एजुकेट करना है? एक्चुअली स्टडी तो मेरी जो है वो बेसिक जैसे हमारे सभी की होती है, हमारे पास होते ही 2 ऑप्शंस हैं, मेडिकल या इंजीनियरिंग। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो यू हैव टू बी मेडिकल। तो मैंने भी FSC की मेडिकल डॉक्टर ही बनना था, लेकिन एंट्री टेस्ट में चूंकि उस तरफ माइंडसेट नहीं था एंड व्हेन आई फेल्ड सो इट वाज अ वेरी शॉक आल्सो कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस वक्त जो सबके समझते थे कि आप बहुत नालायक हैं, 2-3 साल मैंने रिपीट भी किया था, बट स्टिल इट डजंट हैपन क्योंकि माइंडसेट नहीं था। एंड दैट बिकम द ड्राइव कि हम हमेशा सिर्फ बातों में आके या दूसरों के आके हम कैरियर क्यों चूज करते हैं, व्हाई नॉट वी चूज कि जो हम हैं। तो उस वक्त मेरे पास एक ही गाइडेंस थी, मोबाइल था मुझे रिसेंटली जो मिला था, तो आई स्टार्ट सर्चिंग। मैंने सर्च शुरू कर दी थी, मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स को किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी। एंड वेयर आई गेट दैट कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बच्चों के पास हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। अगर हमें अवेयरनेस हो जाए तो हम उन स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके लिए डिजिटल मीडियम के जरिए रिसोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज आई फर्स्ट स्टार्टेड द राइटिंग, मैंने अपनी राइटिंग की स्किल को आइडेंटिफाई किया था एंड अब मुझे प्लेटफॉर्म्स चाहिए थे एंड दैट आई फाइंड आउट डिजिटली मैंने नेशनल मीडियम के साथ भी कनेक्ट किया एंड इंटरनेशनल मीडियम के साथ ही कनेक्ट किया। और जब मैंने खुद वो कर लिया तो आई वांट कि अब इसको स्प्रेड किया जाना चाहिए ताकि वो बच्चा जो सिंध के किसी दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है, अगर उसके पास फ़ोन है तो वो भी ये काम कर सकता है।
ठीक है, आपकी खूबी ये है कि आपने उन कम्युनिटीज़ चूज़ किया है, उनके ऊपर लिखने या उनको टच करने का फ़ैसला किया है जिनके बारे में उमूमी तौर पे हम नहीं सोचते हैं। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, आप हमें मालूम है, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए एक अलमिया है जो रोहिंग्या मुसलमानों का मसला है, लेकिन आपने पाकिस्तान की एक ऑर्डनरी जगह से उठकर आप इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही हैं। दिस इज़ समथिंग रियली इम्प्रेसिव। इसके लिए आपको मुश्किलात क्या क्या हुई? हाउ डिड यू गेट कनेक्टेड विद ऑल दीज रिसोर्सेज और फिर इनका इस्तेमाल करना शुरू किया? ये कैसे किया, इसका मैकेनिज्म क्या था आपके माइंड में? मैकेनिज्म एक्चुअली हम लोग सबसे पहले कनेक्ट हुए थे स्टार्टअप ग्राइंड के साथ। जब पहले तो हम लोग करते थे डिजिटली ही, गुजरात में जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जाके उनसे टाइम लेना कि हमें प्लीज़ टाइम दे दें, हमने बच्चों से बातचीत करनी है, और वो बड़ी मुश्किल से हमें मिला करता था क्योंकि टीचर्स एग्री नहीं होती हैं अभी भी, और हम लोग लाइव किया करते थे। बट देन इन पेंडेमिक 2020 मार्च में हमने ये रियलाइज़ किया कि अब तो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, और मैंने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ आज भी काम कर रही हैं लेकिन वो ऑनलाइन कर रही हैं। तो हमने भी वो चीज़ कर ली, हमने नेम चेंज कर दिया और हमने उसको प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन कर दिया। हमने लिटरली, वी डोंट हैव द ऑफिसेस एट दैट टाइम, हमने अपने रूम्स को क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया। हमने लिख के लगाया कि लेट्स कन्वर्ट और रूम्स इनटू क्लासरूम और इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने वो 3 घंटे की क्लास स्टार्ट की एंड वो इतनी स्प्रेड हो गई कि वो फिर हम लोग हर हफ्ते उसको किया करते थे 2 दिन। अच्छा अस्मा, थोड़े चैलेंजेस भी हुए होंगे ऑब्वियसली, जिस तरह से आप जिन लोगों को टारगेट करिए वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी को यकीनी बनाना, फिर आपकी टीम के हवाले से किस तरह से आप लोग इसको करते हैं? कितने टीम मेंबर्स हैं जो बच्चों को ऑनलाइन, जैसे व्हाट्सएप पे आप कह रहे हो कि आप रूम्स के थ्रू एजुकेट करते हो, उस हवाले से भी बताओ। जी बिल्कुल, हमारे पास बेसिकली तो हम 10 जो है टीम मेंबर्स हैं जो कि हम अपनी यूनिवर्सिटी से हमने स्टार्ट किया था। उसके अलावा जैसे अगर हम इंटरनेशनली करते हैं, हम दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, फिर उनका हम एक लीडर मुंतखब करते हैं, उनका एक टीम मेंबर मुंतखब करते हैं जो उनको लीड करता है। चैलेंजेस ये होते हैं कि हमने जब भी पोस्ट लगाते थे, हम शेयर करते थे, तो पेरेंट्स एक्चुअली फर्स्ट मानते नहीं थे कि ये कोई चीज़ हो सकता है, अच्छा ये सब ऐसे ही होगा। तो बहुत बाज़ दफ़ा बच्चे एग्री होते थे तो हमें पेरेंट्स से बात करनी पड़ती थी, हमें उन्हें मनाना पड़ता था। एक बच्चे का इंटरव्यू, हाँ, क्योंकि हम लोग जिसको भी पहले रजिस्टर करते हैं उसके लिए इंटरव्यू लेते हैं, तो स्टार्टिंग में ये होता था कि एक बच्चे के इंटरव्यू के लिए 1.5 घंटा लग जाता था, क्योंकि उनको एग्री करने में, उनके पेरेंट्स को मनाने में कि अच्छा ये चीज़ें रियल हैं, ये होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस अभी भी हमारे यहाँ बहुत कम है। जितनी भी शख्सियात आती हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हाउ टू कन्विंस पीपल टू दिस। लेकिन दूसरी जानिब एक और मेरा सवाल, जो फिजिकल एजुकेशन है, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, वो भी बड़ी मुश्किल से लोग लेते हैं, और ऑनलाइन तो उसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। तो फिर आप इसकी एफिकेसी के हवाले से कैसे यू गाइस मेक श्योर, बिकॉज ऑनलाइन के वैसे भी रिजल्ट्स हमारे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं, इन फार फॉर लॉन्ग और दूर दराज इलाकों में तो बड़ी मुश्किल है। तो हाउ यू मेक श्योर, इसके लिए चेक एंड बैलेंस क्या है आपका, इसके लिए क्या तरीकाकार है? एक्चुअली मुझे लगता है कि डिजिटल जो एजुकेशन है ये ज़्यादा एडवांस है। आप उसमें एक क्लासरूम के अंदर आपका सिर्फ चाक होता है, बहुत कम होता है कि आपको कोई डिजिटल रिसोर्स मिला, कोई वीडियो देख पाएँ, आप कोई रिसर्च मटेरियल्स फाइंड आउट कर पाएँ और बच्चों को दिखा पाएँ। हमारे टीचर्स की ये हाइश रह जाती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, आपके पास फ़ौरन यूट्यूब, आपके पास सारे प्लेटफॉर्म उसी वक्त मौजूद होते हैं। आप बड़ी से बड़ी रिसर्च भी बच्चों को दिखाना चाहें, आप फ़ौरन दिखा सकते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस जो मैं बता रहा था वो इस तरह से हो रहा है। तो हम एक तो उन्हें इन्वॉल्व करते थे डिस्कशंस में। हर एक बच्चे का टाइम होता था, अच्छा आप बोलें, क्लासरूम में डिस्कशंस करना और प्रैक्टिकल एक्टिविटी। लाइक दिस इज और बेसिक पर्पस कि हमने आज अगर माइंडसेट की बात की है तो आपने घर जाके माइंडसेट के ऊपर एक पूरी जो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वो करनी है अपने घर वालों के साथ, अपने ताकि आप इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच अस्मा, बहुत शुक्रिया। आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और आप बेशक ये बहुत ज़रूरी भी है आजकल के दौर में, और जिन लोगों को आप टारगेट करिए, जिन कम्युनिटीज़ को आप टारगेट करिए, नो डाउट बहुत अच्छा काम है। अस्मा तारिक हमारे साथ मौजूद थी जी। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं और अब बारी है हमारे सेगमेंट सफ़र शर्त की, और इसमें सहरा नवर्द के खुतूत की। आज जिस खत को हमने पढ़ना है वो खत हमें लिखा जा रहा है इस्लाम कोर्ट से, और एक ऐसे आश्रम से जहाँ पे इंसान भी हैं, परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, दरख्त भी हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत है और अमन है। ये आश्रम कैसा है और कैसे चलता है, वकार अहमद मलिक बताएंगे आज के सफ़र शर्त में। की आने वाली ये चांद एक साथ मोहब्बत की छींटे हैं।
मोहब्बत की छींटे कब नज़्म ज़ब्त के पाबंद हुए हैं, तो सफ़र शर्त की एक साथ भी मोहब्बत की बेरब्त झलकियां हैं। आइए थर की सदियों कदीम तहजीब की खुशबू लें, आइए थर की रेत पर बारिश की छींटों के बाद उठने वाली खुशबू से लुत्फ अंदोज हों। आइए बाबा लक्ष्मण की आंखों में झांकने की सादत हासिल करें जहां मोहब्बत की नमी तैरती है। आइए अपने आप को इस तिलिस्म के हवाले करें। सफ़र शर्त में सहरा नवर्द के खतूत, और ये ख़त आपको इस्लाम कोट से लिख रहा हूँ। इस्लाम कोट एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये दरख्तों का शहर है, ये परिंदों का शहर है, ये खूबसूरत और फराग दिल इंसानों का शहर है, और सबसे बढ़कर कि ये रेत का शहर है। और रेत जो है वो कैसी कैसी कहानियों को जन्म देती है। इस वक्त मैं एक आश्रम के सामने हूँ। ये भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है, फराग दिल लोगों की कहानी है। आइए इस कहानी को जानते हैं। और ये कहानी जो है ये मैं आपको इस ख़त में लिख रहा हूँ। ये ख़त आपके नाम है और ये ख़त इस्लाम कोट से लिखा जा रहा है। नाज़रीन, ये जो दरख्त है ये इतना खूबसूरत है। मुझे नहीं मालूम कि कैमरे से हम इसकी कितनी कोई डायमेंशंस दिखा सकते हैं, लेकिन ये इतना खूबसूरत दरख्त है कि पता नहीं कितने सफ़े इस पे लिखे जा सकते हैं और क्या कुछ लिखा जा सकता है इसकी खूबसूरती पे। बहुत खूबसूरत दरख्त है। मेरे साथ कुलदीप पारवानी साहब हैं। और कुलदीप पारवानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया इस खूबसूरत जगह को विज़िट करने के लिए। कुलदीप भाई, एक तो ये है कि ये जो दरख्त यहाँ लगे हुए हैं ये ऐसे शाहकार दरख्त हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम कैमरे से अपने नाजरीन को उस तरह दिखा सकते हैं कि नहीं, लेकिन इतने शानदार दरख्त हैं, इतने खूबसूरत दरख्त हैं कि इन पे पता नहीं कितना कुछ। और फिर परिंदे जो बड़े खूबसूरत। मुझे थोड़ा सा सबसे पहले तो इस आश्रम का जो बैकग्राउंड है ये बताइए, कब से है और इसकी तारीख क्या है? सर, ये आश्रम जो है ये बुजुर्ग हस्ती है, संत शिरोमणि नैनोराम साहिब। नैनोराम, ठीक है, उसका आश्रम है जी। तो साईं जिन की पैदाइश से ही काफ़ी वक्त से ये तकरीबन 100 साल से पुराना ये आश्रम है। यहाँ की जो ख़ास खासियत है, साईं अपनी हयाती के दौरान जो है वो यहाँ पे जो आप जिसने दर्द बोले हैं उसने अपने ये सारे दर्द उसने इसको सबको पानी दे के बड़े किए, लगे हुए हैं, उनके लगे हुए हैं। और ये तकरीबन कितना अरसा पुरानी बात है? सर ये 100 साल से ज़्यादा टाइम, 100 साल से कम ज़्यादा हुआ। और आश्रम की खूबसूरत, और साईं का दूसरा मिशन जो था वो जहाँ पे माल मवेशी को पानी देना और परिंदों को जो है खाना देना, और दूसरी जो ड्राउट की वजह से जो होती थी माइग्रेशन, वहाँ पे जो माल मवेशी जो भी आता था उसको यहाँ पे स्टे कराना, खाना, लोगों को खाना देना, ये उसकी ज़िंदगी का मिशन था। हम उसके मिशन को यहाँ पे आगे रखा। इसीलिए परिंदे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ये जो है ये सारा बाजरा पड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। बाजरा डेली आश्रम में 5 मन से ज़्यादा सुबह जो है वो आश्रम की तरफ से दिया जाता है। बाकी जो भी परिंदों के लिए 5 मन बाजरा रोजाना परिंदों के लिए में से दिया जाता है। वो 1 साल का पूरा राशन जो है ना आश्रम की मेला कम्युनिटी है वो इसको स्टोर करती है। नेक्स्ट ईयर जब सीज़न आती है तब बाजरा उस परिंदों के लिए परचेज़ किया जाता है। और जितने भी ज़ियारत के लिए शहर के लोग आते हैं वो हाथ में कुछ न कुछ अलग से ले आते हैं उस परिंदों के लिए। जैसे ये दूसरा, मैंने कुलदीप भाई यहाँ पे जितने भी मैं मिट्टी भी गया, मैं मुख्तलिफ शहरों में गया, मैं एक तो जो चीज़ थर में देखी है वो ये है कि जो जानवरों का और परिंदों
एल्डरों का, इनका एक एहतराम, इनके साथ एक ख़ास मोहब्बत पाई जाती है। ठीक है आप तो ठीक है जी। हाँ चाय पी चाय पानी पियो, चाय पियो, चाय पिएंगे अभी जरा काम कर रहे हैं। थोड़ा आपका नाम क्या है? ऐसे नहीं बैठ के, अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण। अच्छा, और कब से हैं आप यहाँ पे? 97 से आप यहाँ पे? उससे पहले पढ़ाते थे आप? नहीं, हाँ, मेरी ड्यूटी थी, मैं तपेदा था। आप क्या करते थे? नौकरी थी, गवर्नमेंट की नौकरी करते थे। और 1997 से, यानी अब आपको तकरीबन हो गए 23-24 साल हो गए, आप यहीं पे हैं। आप खाना खिलाते हैं? जी, और खाना पकाते थे, खाना खिलाते थे। अब तो खाना पकाना नहीं होता है, खिलाता होता है। तो खिलाने से रूहानी एक खुशी होती है आपको? इसी में बैठने तो कौन बैठता है यहाँ? कहते हैं खुशी ही मिलती है तो यही है, वरना कौन बैठता है। तो आपका थर मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आपकी जो आश्रम है ये बहुत खूबसूरत है। वो आपको थर कैसे बहुत अच्छा लगा? मुझे थर इसलिए अच्छा लगा कि जिस तरह हिंदू और मुसलमान और ये सारे इकट्ठे रहते हैं और मोहब्बत प्यार से रहते हैं, और एहतराम भी है एक दूसरे का, और जो मतलब मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकार है। कहाँ से? कराची से? नहीं, लाहौर से। किस एरिया से? मैं लाहौर में किस एरिया से? कलमा चौक। हम भी किसी टाइम पे आ गए थे। आप लाहौर गए थे? गए थे। अच्छा, 10 दिन रहे थे। 10 दिन रहे थे। तो लाहौर में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? बहुत, मैं तो 75 में गया था। 75 में लाहौर गए थे? वाह वाह वाह। 75 में जब आप लाहौर गए, आपको अभी क्या याद है? लाहौर में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी? मैंने तो एक दिन पूरा लाहौर को देखा, सारा दिन। किला? हाँ, किला नहीं, एक दोस्त था, वो रहता था मुस्लिम कॉलोनी समनाबाद। मुस्लिम कॉलोनी समनाबाद, 1975। ठीक है, तो वहाँ पर गए थे। आपको कोई याद है लाहौर के खाने अच्छे थे? हाँ, क्योंकि नहीं, वो खाना उसी जगह पे मिलता। अच्छा, उन तो घर में, दोस्त के घर में था। दोस्त के घर में ही थे। ठीक ठीक ठीक। लेकिन आपको लाहौर अच्छा लगा था? बहुत अच्छा। उसी टाइम पे तो महंगाई थी नहीं, सबका चीज़ सस्ती थी। वाह वाह वाह। जो चीज़ मांगते थे वो मामूली पैसे में मिल जाती। अब तो महंगाई हो, दुगना क्या 10 दुगना बढ़ गया। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये जो थर है, सिर्फ थर की बात कर रहा हूँ, थर जो है ये आपके दिल में है? आपको बहुत अच्छा लगता है थर? नहीं, दिल में तो नहीं है, लेकिन हमारे पूरे बदन में फैला हुआ है। अरे 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 अरे, क्या दिल तो एक ही जगह होती है ना। क्या बात है, क्या बात है। थर आपके पूरे बदन में है, जो ऐसी मोहब्बत है आपको थर से। जो एक कतरा है ना उनका, वो भी थर है। हाय 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 हाय, जो कतरा है खून का वो भी थर है। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। यहाँ पे परिंदों के साथ साथ जो है वो माल मवेशी और इंसान ज़ात के लिए भी जो है यहाँ पे तकरीबन 500 से ज़्यादा डेली लोग जो है वो दिन के टाइम पे खाना खाते हैं, और रात के टाइम पे जो है तकरीबन 200 से सराउंडिंग एरिया से, गांव से जो लोग मजदूरी करने आते हैं उसको दोपहर को यहाँ पे खाना दिया जाता है। और ये बिला मज़हब तफरीक या वो उसके नहीं है, मतलब थर का एक जो उसकी अलग पहचान है, मज़हब भी रिवादारी की हारमोनी की अगर आला मिसाल देखनी है किसी को भी दुनिया में, तो मैं कल ये बात कर रहा था, मैं मिट्टी में कल एक बात कर रहा था कि बिल्कुल ये ऐसे ही है
कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में जिसने मजहबी रवादारी देखनी है वो थर में आए। मैंने कल यही बात की कि दुनिया में जिसने मजहबी रवादारी देखनी है वो थर में आए और उसको मालूम हो कि नहीं, हम दुनिया से बोल रहे हैं जिसको भी देखनी है। वैसे भी सिंध सूफियों की धरती है, लेकिन उसमें से भी अगर वो थर की जो मिसाल है वो मोहब्बत बेरब्त होती है। सफ़र शर्त की ये चंद एक साथ बेरब्त हैं। बेरब्त मोहब्बत का सफ़र जारी है, जारी रहेगा। अगली किस्त में देखिए। मैं तो लाहौर से आया हूँ, तो अपना दिल इधर छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप मुझे इजाज़त देंगे? नहीं, आप दिल छोड़ नहीं जाएगा। हाँ, नहीं। अच्छा, आप यादें ले जाए, यादें रहोगे नहीं तो कहाँ रहोगे? कहते दिल छोड़ के जाओगे तो रहोगे, कैसे रहोगे? चलें, यादें लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये यादें जो है ना, ये हमेशा रहेगी। वाह, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक ऐसा ही है। लेकिन ये यादें मुझे बहुत सताएंगी, तो मुझे आप इजाज़त देते हैं कि मैं हर साल यहाँ पे आपके कदमों में हाजिरी देता रहूँ? नहीं, हर साल नहीं, हर महीने। हर महीने। क्या खूबसूरत बात किया। अरे मालो ठीक है न जानो चाही नाम संभाल हरी, मालो ठीक है न जानो। Welcome back to Expresso. Sort of excited आज, important दिन है आज PSL 6 का, और ये ताज किसके सर सजेगा फैसले की घड़ी आ गई आज फाइनल के हुसूल के लिए और टाइटल के हुसूल के लिए इनफैक्ट मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। यो ये ले पेशावर ज़ल्मी वर्सेस अच्छा आपका यार ये स्ट्रॉन्ग टीम्स आप ले लेती हैं, ये गलत बात है। अच्छा जंग शुरू होनी है जी, आपको थोड़ा सा बता दें, मुल्तान सुल्तान्स ने PSL की तारीख में पहली बार फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया है, जबकि पेशावर ज़ल्मी चौथी मरतबा फाइनल खेलेगा। साल 2017 में ज़ल्मी ने ग्लैडिएटर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हरा कर टाइटल अपने नाम किया था। बिल्कुल पहली बार अपने नाम किया था, और हेड टू हेड मुकाबलों में मुल्तान सुल्तान्स को बरतरी हासिल है। दोनों टीम्स की बात की जाए तो दरमियान अब तक मजमूई तौर पर 8 मैचेस खेले गए, जिनमें से 5 में मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी हासिल की थी। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब बहुत शुक्र, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज हम देखने वाले हैं फाइनल मैच, और उसके लिए हम सब बहुत तैयार हैं। इमरान कुछ थोड़े और मिर्जा साहब ने ब्लैक शर्ट इस्लामाबाद से इज़हार यकजहती के लिए पहनी है। यकजहती नहीं। अच्छा मैं एक सवाल कर लूँ मिर्जा साहब, ये जो कल कुछ विजुअल्स आए, शादाब रो रहे थे, ड्रेसिंग रूम के बड़े सैड मनाजिर थे, लीग्स के हारे जाने पे कैप्टन्स की जानिब से इतने इमोशनल सीन्स नहीं देखने में आते, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का पूरा कैंप बहुत डाउन था और बड़े रोने वाले मनाजिर थे। आप इस पे ज़रा तजिया कर दें, तबसरा कर दें, क्या बहुत डेडिकेटेड जा रहे थे शादाब, या महज मीडिया अटेंशन लेने के लिए कल वो कर रहे थे? ये सबसे पहले तो सुबह बखैर अरमला और इमरान आपको भी। और जहाँ तक शादाब की बात है, शादाब अभी 22 साल के हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को खासा एतमाद था कि वो ये टूर्नामेंट जीत जाएगी। जैसे वो 8 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके टॉप टीम बनी, बड़ा उनको इत्मीनान था, लेकिन सारे उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए पेशावर ज़ल्मी की टीम ने जिस तरीके से उनको हराया। तो वो एक्सप्रेशन जो थे वो नेचुरल थे, लग रहा था कि बड़े दिल बर्दाश्त हैं ये लोग। ठीक हो गया। अच्छा मेरे सब आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे, क्या आपका ख्याल है कि जो पेशावर ज़ल्मी है मुल्तान सुल्तान, अब ऑब्वियसली दोनों टीम्स ने अपनी अपनी तौर पर तैयारी तो की होगी, लेकिन क्या सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के मैच में? देखिए अरमला, आज के मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम को पेशावर ज़ल्मी पर बरतरी हासिल होगी। उसकी वजह यह है कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम में खासी बैलेंस्ड है और उन्होंने एक ही चीज फोकस की होगी, हजरतुल्लाह ज़ज़ई, कि अगर हजरतुल्लाह ज़ज़ई को वो आउट करते हैं, और जिस तरह इमरान बता रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी की टीम 4 मरतबा फाइनल में पहुंची है। जो पहला PSL था, मैंने तो सारी PSL कवर की है, पहले PSL 2016 में पेशावर नहीं पहुंची थी, इस्लामाबाद और क्वेटा का फाइनल था, और फिर लास्ट ईयर जो फाइनल मैच हुआ जिसमें कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल थी नेशनल स्टेडियम में, उसके अलावा बकिया 4 एडिशन में पहुंची है। लेकिन जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने बैक टू बैक 2 टॉप की टीमों को, कराची किंग्स को हराया और फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया, तो मोरल उनका अप है। लेकिन ऑन पेपर, ऑन परफॉर्मेंस बेसिस अगर हम कंपैरिजन करें तो मुल्तान सुल्तान्स को बरतरी हासिल है पेशावर ज़ल्मी पर। मुल्तान सुल्तान्स का बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है,
मोजा रब्बानी, सुहेल तनवीर, इमरान ताहिर और मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग भी बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है हजरतुल्लाह जज़ई बमुकाबला मुल्तान सुल्तान्स होगा। हो मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि अगर एक प्लेयर गिरा तो खुदा न खास्ता पूरी टीम पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। ये तो बहुत बड़ा दावा हो गया। खैर देखते हैं क्या सूरत हाल सामने आती है। मिर्जा साहब, सिंस वी हैव नथिंग टू लूज, इस्लाम नो मोर इन द गेम, तो हम दोनों टीम्स के साथ हैं। अच्छा, एक तो इन्होंने सवाल वैसे कर दिया और आपने बड़ा अच्छा तजिया भी रख दिया। कल अली तरीन की एक ट्वीट आई, आपकी नजर से गुजरी होगी, जिसमें उन्होंने शाहिद आफरीदी के बारे में कहा कि वी आर मिसिंग शाहिद आफरीदी, मुल्तान मिसेस शाहिद आफरीदी, और उनकी ख्वाहिश थी कि आफरीदी फाइनल खेलते। आफरीदी इज नॉट देयर, सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं और लोग, जैसा कि कल भी हम बात करते हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। तो मुल्तान के फैंस के लिए, टीम तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेल रही है, फैंस के लिए ये कैसा है आफरीदी का ना होना? देखिए, आफरीदी जब से ये लीग शुरू हुई है तीसरी टीम है मुल्तान सुल्तान जिसमें जिसको उन्होंने किया। पहले वो पेशावर ज़ल्मी के साथ थे, फिर कराची किंग्स के साथ हुए, अब मुल्तान सुल्तान के। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाड़ियों ने जो है वो कम बैक किया है, उससे आफरीदी की कमी नहीं महसूस होने दी। यकीनन एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की फील्ड में मौजूदगी कप्तान के लिए हौसले का सबब बनती, मोहम्मद रिजवान के लिए। लेकिन वाकई में आफरीदी क्राउड पुलर तो है, लेकिन कल भी आपने कहा था इमरान, यहाँ क्राउड तो है ही नहीं। एक बयाबान स्टेडियम जहां पर तमाशाइयों की आवाजें वो बैकग्राउंड में जब चलाते हैं स्कूल पर तो वो आवाजें आती हैं। तो अगर शाहिद आफरीदी ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वाकई में एक स्टार वैल्यू तो अभी भी है ना। 5 साल गुजर गए शाहिद आफरीदी के, फिर उन्होंने अपनी किताब में ये भी कह दिया कि उनकी उम्र जो थी वो गलत थी, उनकी उम्र सही है। बहुत सारी चीजें, कंट्रोवर्सी भी है, मसाला भी है, सियासी बयानात भी देते हैं। शाहिद आफरीदी की मौजूदगी से एक स्पाइस सी आती है। लेकिन शाहिद आफरीदी अगर खुद बैट से रन ना बनाए मिर्जा साहब, तो 30-35 रन, 20-25 रन तो वो बचा भी लेते हैं अपनी अच्छी फील्डिंग से, हमने देखा है। इट्स अ वेरी गुड फील्डिंग भी बेहतरीन फील्डिंग करते हैं, हालांकि वो इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन फील्डिंग भी बेहतरीन करते हैं और बॉलिंग भी। इमरान, तजुर्बे का कहते हैं ना, कोई नेमुल बदल नहीं होता है, एक्सपीरियंस जो है वो ऑलवेज स्पीक्स इटसेल्फ। तो मुझे लग रहा है कि शाहिद आफरीदी की अदम मौजूदगी में थोड़ा तजुर्बे की इनको कमी होगी, लेकिन रिजवान अच्छा लेकर चल रहे हैं। और आज हम एक्सपेक्ट करें कि रिजवान की कैप्टनसी के साथ मुल्तान सुल्तान जीत के लिए भरपूर जोर आजमाएगी। दूसरी तरफ हम वहाब रियाज की बात करें तो वो बहुत तजर्बेकार है, वो भी किसी कम उसके लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। जैसे हमने लास्ट मैच में देखा था कि पेशावर ज़ल्मी ने जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया तो बड़े एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ हराया। बिल्कुल, वहाब रियाज थोड़े से दिल बर्दाश्ता हैं, क्योंकि पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आमिर से तो मिल लेते हैं, और वहाब रियाज जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हैं उनको तो टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। इस वक्त वो बॉलर्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पर 20 विकेटें हैं शाहनवाज दहानी की और इधर वहाब रियाज की 18 विकेटें। तो आज वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि लैपटॉप चीफ सेलेक्टर का फैसला गलत था, उन्हें जो ड्रॉप किया गया। क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा कि तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, कल ट्रेंड भी कर रहा था पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट चैंपियनशिप का मैच जारी था। पाकिस्तान स्टूड एट 6 आई बिलीव, अगर मैं स्टैट्स पे गलत नहीं हूँ, इस चैंपियनशिप के अंदर, और साउथ अफ्रीका हमसे ऊपर था। लेकिन टॉप जो 2 टीम्स थी वो इंडिया और न्यूजीलैंड थी, और न्यूजीलैंड ने इंडिया को बीट किया कल इसके अंदर। और इस तरीके से जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी वो इंडिया की मुकम्मल तगड़ी टीम के साथ, तकरीबन पूरी स्ट्रेंथ के साथ इंडियन टीम खेली थी, इंक्लूडिंग ऑल द बैट्समैन एंड द बॉलर्स। लेकिन कल बीट कर दिया न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया को। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर और क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहता हूँ मिर्जा साहब से इस पर भी हम जरा राय ले लें। मिर्जा साहब अभी उनसे रब्ता करें, लेकिन आज के मैच पे बात करें ना, आज भी समझे बहुत बड़ा मार्का होने वाला है। और इस अच्छा, मैं तो पर्सनली समझता हूँ अगर मुल्तान जीत जाए तो एक तो ये होगा कि न्यू फ्रेंचाइज है, पहली दफा खेल रही है। वो जैसे होता है ना कि 29 का ईद का चांद होता है, लोगों को ज्यादा ईद की एक्साइटमेंट होती है अगर 29 के मुल्तान से ईद का एक्साइटमेंट, हाँ कि पहली दफा है ना, मतलब एक सरप्राइजेस की बात, ये एक्साइटमेंट है, बिल्कुल है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का टाकरा होगा। अच्छा, कल ना एक पिक्चर अली तरीन साहब ने एक और भी ट्वीट की, दो कि आई थिंक अब अली तरीन साहब ऑनर नहीं है, लेकिन स्टिल हाँ, उन्होंने एक जावेद आफरीदी के साथ अपनी पिक्चर
ट्वीट की जिसमें अली तरीन वाज वेयरिंग ज़ल्मीज़ कैप एंड जावेद आफरीदी साहब जो है वो मुल्तान की कैप और वो उनका वो पहन के खड़े थे। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा। उन्होंने कहा कि वी विश इफ वी कुड सी मैचेस लाइक दिस अगेन, लेकिन कोविड की वजह से नहीं है। मेरे सब आगे बिल्कुल मेरे सब आगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से मैंने अपने देखने वालों को बताया, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ एंड इंडिया वाज बीटन बाय न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के अपने प्लेयर्स ने ये कहा कि 5 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को भी लीड करे होंगे। वनडे में तो एक बेहतरीन टीम है ही। तो कल के इस टाकरे को कैसे देखते हैं? इंडिया वाज प्लेइंग विद इट्स फुल स्ट्रेंथ और बीट हो गए। चले राब्ते कोई इशू है लेकिन कोई बात नहीं, अभी इस हवाले से बात करेंगे। अभी हमने बता दिया ना, खुश हो जाइए। इंडिया का गरूर एक बार फिर टूटा है, न्यूजीलैंड ने तोड़ा है और हमें बड़ी खुशी है इस बात। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, अभी आपने मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आपको थोड़ा सा हिंट तो हमने दे ही दिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक बड़े एक्सक्लूसिव मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी एक तो खूबी उनका फ़न है, उनका आर्ट है जिसके वो मालिक हैं, जो अल्लाह ने उनको दिया है। बेहतरीन सुरों के मालिक पटियाला घराने के चश्मो चराग हैं। और एक ही नाम जब मैं ले लूँगा तो सारे तारुफ उनके हो जाएंगे। बड़े गुलाम अली खान साहब के ग्रैंडसन हैं उस्ताद रज़ा अली खान साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में पैदा हुए लेकिन इस वक्त भारत में मुकीम है और अपने फ़न का मुजाहरा करते रहते हैं। पाकिस्तान आते रहते हैं और अक्सर जब भी आते हैं हमें बहुत ही खुशी होती है। आपको एक तो फॉर्मल वेलकम है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े हमारे लिए फ़ख्र है। बहुत लिहाज से हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। दरवेद, बहराम खानी, बेहाग, ख्याल, ताल, एक ताल, दरबारी, राग मल्हार और दीगर रागाज और जितनी भी मुख्तलिफ सिनफ़ें हैं क्लासिकल म्यूज़िक की, यकीनी तौर पे इनको उस पर अबूर हासिल है और इस पर बात भी होगी और सुनेंगे भी ऑब्वियसली। खान साहब वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपको एक बार फिर से लाहौर में खुश आमदीद। कितने अरसे बाद आप लाहौर आए और आपको कैसा लगा? और गर्मी कैसी लग रही है? 2 साल के बाद आया। 2 साल के बाद, सही। और गर्मी है वो तो है ही है, ठीक, मगर ये कि यहाँ की गर्मी जो है खुश्क है। तो मैं जहाँ रहता हूँ कलकत्ते में, वहाँ पर बहुत ही मरतूब किस्म की होती है, नमी बहुत है, तो लिहाजा वो बर्दाश्त हो रही है यहाँ की गर्मी। How does it feel to be in Lahore? For an artist, I think मुझे लगता है ये आर्टिस्ट की जन्नत है लाहौर। जो भी आते हैं वही मिसाल है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे जमे तो यही वाली बात है। हम तो खैर चूँकि कसूर से हमारा ताल्लुक़ है, ठीक, और हमारी मोची दरवाजे में तकरीबन 200-250 साल की हिस्ट्री है। ओके जी, मेरे परदादा के दादा तो वो वहाँ पर आके मुकीम हुए और इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त बदला। तो कसूर जो कि लाहौर का ही हिस्सा था, जी जी, तो आप लाहौर से ही हुए जी हाँ, अल्टीमेटली। ठीक है, मौसीकी के हवाले से हमें बताइए आजकल क्या चल रहा है? और क्योंकि पिछला कोविड सेशन गुजरा तो ज़्यादातर घर अभी भी कोविड का ही मतलब वो सिलसिला चल रहा है। वो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, जैसे कि हम अभी इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो जो कि सालाना प्रोग्राम होते थे वो अब रिकॉर्डिंग हो रही है और उसको फिर वो बाद में नशर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो इस तरह से हो रहा है, वो पब्लिक तो नहीं हो रहे हैं, मगर चलें कुछ तो हो रहा है एटलीस्ट। क्योंकि ऑब्वियसली कोविड की सिचुएशन में हर तरह से मुतासिर हुई ज़िंदगी। तो आपको कैसा लगा जब एक ऑब्वियसली एक लाइव जगह पे परफॉर्म करना और फिर एक लाइव चीज़ों को लेके चलना और अब रिकॉर्डेड की तरफ आना आर्टिस्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है? बिल्कुल, वो एक्सपेक्टेशन होती हैं, कुछ ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी होना चाहिए साथ में। बड़ा ड्राई सा लगता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी दिन हो गए हैं, आदत हो गई। हाँ, तो अब वो आदत हो गई, बिल्कुल सही। इतना अच्छा लगता है जब भारत से कोई फनकार यहाँ पे आते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, लेकिन आर्ट्स एंड कल्चर से हो। हमें तो दिल से बड़ी खुशी होती है, मतलब ये कहने या स्क्रीन के ऊपर कहने की बात नहीं। और उम्मीद करते हैं कि आपको बीइंग इंडियन नाउ आपको इसका एहसास भी होता होगा द वे वी नहीं। पाकिस्तान में या खासतौर से लाहौर में I am always considered as the son of the soil. नहीं, truly you are. But वो एक जहाँ पे reside करे आप उसने, मैं वही आपसे पूछने लगा था कि ये कैसी फील है being an artist, नंबर 1, नंबर 2 ये कितना बढ़ना चाहिए आपके ख्याल में, कितना ज़्यादा होना चाहिए ताकि इससे दोनों ममालिक कल्चर करीब लाता है एक दूसरे को? मेरा तो ये ख्याल है कि खामखा की जो ये टेंशन्स हैं इनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी उसने और वो अलग हुए और उसके बाद में वो फिर जुड़ भी गए इतने। तो मेरा ख्याल है अब इंडिया पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि बहुत हो गया। अब पब्लिक लेवल के ऊपर में मेरा ख्याल है कि
ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं होता। इंडिया के लिए बहुत मोहब्बत है और उसी तरह से इंडिया में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत। बिल्कुल, तो ये आप कहते हैं कि बढ़ना चाहिए। तो खान साहब आप आए हैं, सुबह सुबह हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमें कुछ सुना दें। अच्छा जी, ज़रूर कोशिश करूंगा। सुबह सुबह जो है गाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, आई कैन इमेजिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है खान साहब, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये खैर राग भी ऐसा ही है कि दिल पे लगता है और फिर आप के ख़ानदान का, आपके घराने का खासा भी है। तो कैसा लगता है इतनी बड़ी लेगेसी, बड़े ग़ुलाम अली खान साहब जिनका नाम लेते हुए भी लोग घबराते हैं सुर के हवाले से, जिन्होंने सुर की पहचान दी सब कॉन्टिनेंट को भी और दुनिया को भी, कैसा लगता है? बहुत बड़ा चैलेंज तो है और इस चैलेंज को सबने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ज़ाहिर है फैमिली, तो मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया और ओवर द इयर्स मेरा ख्याल तकरीबन 40-45 इयर्स ऑन स्टेज हो गए हैं मुझे गाते हुए। तो आज इस तजर्बे से ये है कि मुझे जब भी सुनते हैं लोग तो मेरा सीधा मुकाबला जो है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से करता है। तो ये भी बड़ी ऑनर की बात है और एट द सेम टाइम चैलेंज भी है। जी हाँ, तो वो ये एक इसमें ये हो गया कि मेरा स्टेटस जो है बड़ा एलिवेट हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान में कुछ कोलैबोरेशंस भी की आपने, हमने देखा आपने एक आपका ऐ मोहब्बत पे अंजाम पे रोना, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन वो साथ में कैप्शन पढ़ा तो हम उदास भी हुए कि दीज वर द रॉ वोकल्स, लेकिन वो भी इतने कमाल थे कि वो कोविड की वजह से नहीं हो पाए। जी हाँ, मैं नहीं आ सका था। हाँ। तो साथ सुल्तान ने उसको फिर जोड़ा और जोड़ के फिर मुझे भेजा उसने इंडिया। मैंने देखा और मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, तो वी कैन गो अहेड। वो बहुत ही अच्छा था। अगर कोई एक लाइन आपको याद हो सुना भी हमें तो मजा आ जाएगा। वो भी भैरवी में ही है। भैरवी में ही है। अच्छा है, ये सिलसिला चल रहा है। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। सुबह आपने हमारी इतनी कलरफुल, इतनी रंगीन कर दी। ये बताइए कि आप अब किस, यूजुअली ओबियसली पहचान तो आपकी क्लासिकी मौसीकी ही है और वही उसी के अंदर आप माशाल्लाह बेहतरीन तौर पे काम भी करें, लेकिन आजकल चूँकि कमर्शियल एस्पेक्ट म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे आर्टिस्ट क्लासिकी मौसीकी पे उबूर रखने के बावजूद कमर्शियल काम भी कर रहे हैं। आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं फिल्म ड्रामाज के अंदर? या मैं काफ़ी ज़माने से कर रहा हूँ, ठीक, आज से नहीं कर रहा हूँ, शुरू से ही कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है जो हिंदुस्तान में बहुत बड़े म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, और फ्यूजन के का भी काफ़ी एक बहुत मेरा वक्त जो है वो फ्यूजन करते हुए भी गुजरा है। जैसे जाकिर हुसैन, अपना ये लुई बैंक्स हैं, ठीक, विश्व मोहन भट्ट हैं, ठीक है, साबिर खान साहब हैं, ठीक। तो इन सब के साथ में हमने एक हमारा फ्यूजन का भी एक सिलसिला चलता रहता है। तो क्लासिकल को और वेस्टर्न क्लासिकल को या वेस्टर्न रॉक या पॉप या जैज, इनके साथ में फ्यूज करके एक नई शक्ल, तो हम लोग जो हैं वन ऑफ द पायनियर्स इन इंडिया जिन्होंने ये काम शुरू किया था। तो उस तरह से फिर अब जो है ये फिल्म का काम भी वो भी कर रहा हूँ मैं। बंगाली फिल्म में काफ़ी एक्टिव हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक हो गया। क्योंकि अभी हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमने म्यूज़िक को भी डिस्कस किया। ऑब्वियसली कोई सरहद तो किसी चीज़ की है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ म्यूज़िक को रिवाइव करना सवाल को, हाँ, ब्रेक के पास अनफॉर्चुनेटली ब्रेक में हमने ब्रेकिंग पे जाना है। इस वक्त मरियम औरंगजेब साहिबा बात करी इस्लामाबाद में, आपको लाइव दिखाते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और ये कैसे हो सकता है, हम उर्दू फिल्मों की शान अदाकार, बल्कि उर्दू फिल्मों के सुल्तान सुल्तान राही की आज जो 83वीं सालगिरह है, प्रोग्राम के शुरू में हमने जिक्र किया था, उसका जिक्र ना हो। जनाब सुल्तान राही साहब, द ग्रेट एक्टर, 24 जून 1938 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। सुल्तान राही ने अपने करियर का आगाज 1955 में स्टेज ड्रामों से किया। को खोया और बेहतरीन फनकार के साथ इंसान बहुत अच्छे थे। सुल्तान राही साहब को अल्लाह गरीक़ रहमत करे। आज हमने उनको याद किया। इसी पॉइंट पे प्रोग्राम खत्म करना है, लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस दिस इवनिंग इन जोश जगा दे, बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल एपिसोड टुडे। बिल्कुल, एक्सप्रेसो में आपसे कल मुलाकात होगी और जोश जगा दे में शाम को मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।